स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और आज हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि होम साइंस में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही सीईटी का भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और सीईटी जो है क्यों ज़रूरी है, क्या इसका करने का क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ों के लिए एक छोटी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। और साथ ही सीईटी कहाँ कहाँ ज़रूरी है, हमें कौन कौन से एग्ज़ाम में सीईटी ज़रूरी होती है, इन चीज़ों की जो जानकारी है इसकी जो है छोटे एक वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और आप लोग जो है क्लासेस को शेयर करते रहिए, ताकि जो है जो बच्चे एक बुक नहीं ले सकते, और साथ ही बुक पढ़ने का कई बच्चों में कुछ ऐसी जो है हाउसवाइफ्स भी हैं जो कि घर के काम के साथ पढ़ती हैं, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो इतनी सारी बुक्स को पढ़ें, उसके बाद में उसमें से नोट्स बनाएं। तो ये जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही हमारी क्लास रहती है, और आपको इजीली जो है लर्न भी हो जाता है, और वन लाइनर फॉर्म में होती है, तो फटाफट से आप शॉर्ट नोट बनाते हैं तो उसको रिवाइज बार बार कर पाते हैं। तो आज की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कठिन वर्ड्स होते हैं जो कि मतलब अलग अलग एक तरह से इनकी टर्म्स होती है अलग अलग, वो हम जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि ये ऐसे लिख दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी। और इसमें पहला जो है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे का पूर्ण या सर्वांगीण विकास। मतलब बच्चे का भाषा का विकास है, भाषा है उसका, और भी कौशल है, इन सभी का विकास जब बच्चे का हो जाता है तो वो कहलाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट साथ ही बच्चे के अंदर सभी चीजों को समझने की साथ ही समस्याओं से बाहर निकलने की क्षमता। तो सभी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, या कोई भी प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा, इन चीजों को जानने की क्षमता ही क्या कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सिर का आकार। सिर के आकार के हिसाब से जो है दो चीजें बताई गई हैं, माइक्रोसिफेली और हाइड्रोसिफेली। यहाँ पर अगर आप इस वर्ड को हाफ करेंगे तो आपको इजीली इसका मतलब समझ में आ जाएगा, माइक्रोसिफेली और ये है सिफेली। ठीक है, माइक्रो और सिफेली। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, छोटा, और सिफेली का मतलब होता है सिर से मतलब होता है। मतलब इसमें क्या होता है, सिर का आकार शरीर से छोटा। तो सिर का आकार जो है शरीर से छोटा होता है। हाइड्रोसिफेली वही चीज है, हाइड्रो का मतलब होता है बड़ा, इस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर का आकार शरीर से छोटा, सॉरी, सिर का आकार शरीर से बड़ा होगा इसमें। तो बच्चे का जो सिर है उसका आकार जो है शरीर, इसमें हाइड्रोसिफेली में तो बड़ा होगा, माइक्रोसिफेली में छोटा होगा। तो सिर के आकार के हिसाब से दो चीजें हमने देख ली। और इसके बाद में है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है, बच्चे का आकार जो है छोटा हो जाता है। इसमें जो है बच्चे का की जो हाइट, जो बच्चे का आकार है वो 25 से 30 फीट तक 25 से 30 इंच तक रह जाता है। तो बच्चे का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो जाना ही क्या कहलाता है, क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म यानी जड़ बुद्धि बालक। मंगोलिज्म शब्द से ही हमें थोड़ा सा हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, जड़ बुद्धि बालक। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस।
थ्रोम्बोसिस, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का अगर जम जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। अगर मान लीजिए इंटरनल पार्ट्स में ब्लड का थक्का जम जाए तो फिर क्या होगा, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ ब्लड जो है आपका हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प कौन करता है? विटामिन के। परंतु ये रक्त का थक्का जमना कब हेल्प करता है? जब बाहरी चोट लग जाती है। मान लीजिए हमारे हाथ में चोट लग गई तो रक्त बह रहा है, तो उस समय क्या होगा, एकदम से हम थोड़ा बहुत रुई वगैरह करेंगे तो उससे क्या होगा, एकदम से विटामिन के और बाकी सारी चीजें मिलकर जो एक जाल सा बना देती हैं, जिससे कि रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त जो ब्लड बहना है वो एकदम से बंद हो जाता है। परंतु ये चीज अगर अंदर हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो ये ही चीज है। थ्रोम्बोसिस का मतलब है इंटरनल जो शरीर है हमारा, अंदर से जो है रक्त का थक्का बन जाना, और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। नेक्स्ट है FED। FED का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। F से हो गया फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, तो ये 3 तरह के हैं। पहला है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में क्या होता है, खाना ना खाना। ये ज्यादातर जो है जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं, टीनेजर गर्ल्स होती हैं, उनमें होता है ये टीनेजर गर्ल्स, ये चीज उनमें देखी जाती है। इसमें एनोरेक्सिया में होता क्या है, ये गर्ल्स जो होती है वो उनका जो वो अपने थोड़ा देखना पड़ता है क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, क्योंकि कई बार मेरे साथ हो चुका है रिकॉर्ड नहीं होती, पूरी क्लास होने के बाद पता चलता है कि रिकॉर्ड हुई नहीं और फिर दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो हम कहाँ थे, एनोरेक्सिया में क्या होता है, ये ज्यादातर जो टीन एजर गर्ल्स होती है उनमें होता है। और इसमें क्या होता है, गर्ल्स जो है खाना नहीं खाती। क्यों? वो अपनी फिगर को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो सोचते हैं कि हम हमेशा मेंटेन रहें, फिट रहें, उसके लिए वो खाना खाती ही नहीं है। दूसरा बुलिमिया नर्वोसा इसका उल्टा है। इसमें तो गर्ल्स क्या है, खाना खाती नहीं है, परंतु बुलिमिया नर्वोसा में मान लीजिए हमारा मन कर रहा है समोसा खाने का, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने समोसा खा लिया तो हमारा जो फिगर है वो खराब हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए गर्ल्स क्या करती हैं, समोसा है कुछ भी है खा लिया, उसके बाद में वो वॉमिट कर देती हैं, जिससे कि उनको टेस्ट भी आ गया समोसे का, और फिर वॉमिट करने से क्या होगा, वो शरीर में जाएगा ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो इसमें ये इस तरह से होता है। बुलिमिया नर्वोसा में गर्ल्स क्या करती है, खा लेती है, खा के वॉमिट कर देती है। बिंज डाइट इसमें आजकल की जो युवा वर्ग है उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है, और यही रीज़न है कि मोटापा जो है एक बड़ी समस्या बन चुका है, और विदेशों में तो स्पेशली ये देखा जाता है। तो बिंज डाइट में होता है क्या, बार बार खाने की आदत। जैसे मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते चिप्स खा रहे हैं, कुछ भी, मतलब बार बार खाना, थोड़ी थोड़ी देर में खाना, तो उससे क्या होगा, पहले वाली चीज़ तो डाइजेस्ट हुई नहीं, फिर दोबारा से आपकी जो है आप खाना खा रहे हैं, फिर उससे क्या होता है, फैट जो है जमा होने लगता है, और वो ही मोटापे का कारण होता है। और आप सभी को पता है मोटापा जो है कई सारी बीमारियों का घर होता है। तो ये सारे टर्म्स जो है हमने देख लिए, और आगे अभी और भी है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब कुछ चाइल्ड्स जो हैं उनके बारे में जानते हैं।
अब है पहला, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चाइल्ड। इसमें क्या क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चाइल्ड। दूसरा एक तो आपका हो गया, दूसरा आपका होगा अबेंडेड चाइल्ड, और तीसरा आपका हो जाएगा रेसिलेंट चाइल्ड। और रेसिलेंट से मुझे एक चीज याद आई, कल जो है गलती से जो मैंने, एक मिनट, कल हमने वाइगॉस्की पढ़ा था और उसमें जो है मैंने टर्म्स बताई थी, मतलब पढ़ने के तरीके में आपको बताया था। एक तो ग्रुप स्टडी बताई थी और एक आपको बताया था क्या बताया था, प्रॉक्सिमल बताया था। वो प्रॉक्सिमल नहीं था, वो रेसिप्रोकल था, रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल। इसमें मैंने बताया था कि एक चीज किसी ने सीखी भी तो उससे उसका ज्ञान सीख लेना, और इस तरह से। तो ये आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, प्रॉक्सिमल नहीं है, वो रेसिप्रोकल है। रेसिलेंट चाइल्ड, रेसिलेंट। और आप ये देखिए क्या होता है, डिस्प्यूटेड चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो आर्थिक परेशानी के कारण सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड न होना। मतलब बच्चा जो है घर में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो मतलब जो निम्न वर्गीय लोग होते हैं, निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं, उनके परिवार में उतनी चीज़ें नहीं आती है जितनी कि वो देखते हैं, बाहर भी जाते देखते हैं, भाई इनको तो तुरंत नई नई ड्रेसें। तो बच्चा जो है पूरा जो है सेटिस्फाइड नहीं रहता। ये जो ऐसे बच्चे होते हैं ये सेटिस्फाइड नहीं होते, इनको इच्छाएं जो इनके मन में दबी रह जाती हैं। दूसरा है अबॉन्डेंट चाइल्ड, अबॉन्डेंट चाइल्ड, ऐसे बच्चे अपने बायोलॉजिकल माता पिता द्वारा त्याग दिए जाते हैं। मतलब ऐसे बच्चों को क्या होता है, उनके बायोलॉजिकल मतलब जो रियल पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या फिर कई बार और भी किसी महिला के साथ गलत हो गया और उससे बच्चा जन्म ले लिया, तो वो बच्चे को फिर क्या करती है, छोड़ देती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों को माता पिता क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब उनका परित्याग कर देते हैं। रेसिलेंट चाइल्ड, ये बच्चा जो होता है हर सिचुएशन के लिए रेडी, मतलब ये रेसिलेंट चाइल्ड जो होते हैं इजीली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ बच्चों के देख लिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़ते हैं। एक इसमें पेडागॉजी भी आप नोट डाउन कीजिए, पेडागॉजी जगह है तो अभी पेडागॉजी, और ये पेडागॉजी सब्जेक्ट भी होता है, आपने अगर देखा होगा तो एंड्रोलॉजी। पेडागॉजी में जो है 16 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। और ये जो है एंड्रोलॉजी, इसमें प्रौढ़ व्यक्ति का अध्ययन। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बोर्ड पूरा भर चुका है, फिर आगे आपको बताते हैं।
अब बेबी से रिलेटेड कुछ आपको बताते हैं। SFD लो बर्थ वेट, और ये इनकी जो है फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। इसका मतलब क्या है? एस से होगा स्मॉल फॉर डे, इसका मतलब है लो बर्थ वेट। इसका मतलब होगा हाई बर्थ वेट। तो मतलब समझ लेते हैं, स्मॉल फॉर डे, ऐसा बच्चा जो जन्म समय से पहले जन्मा हो, मतलब मेच्योर बच्चा जो है 8 महीने में जन्म जाता है। ऐसा बच्चा 8 महीने में 8 महीने तक का बच्चा अगर जन्म ले लिया है तो वो सरवाइव कर सकता है इजीली। लेकिन इससे पहले का अगर बच्चा जन्मता है सरवाइव, फिर भी उसको बचा तो लिया जाता है लेकिन उसको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, समय से पहले। समय पता है हमें 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होना है, उससे पहले अगर बच्चे का जन्म हो गया तो ये क्या कहलाएगा? SFD लो बर्थ वेट। हमें पता है जो हेल्दी बच्चा है उसका वेट कितना होना चाहिए? 2.5 से 3 kg होना चाहिए। अगर 2.5 से कम का बच्चा है, 1.5 का या 2 kg का बच्चा है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? लो बर्थ वेट के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है HBW का मतलब हाई बर्थ वेट। इसमें उल्टा होगा, बच्चे का वेट जो है ज़्यादा होता है, 3 या 3.5 kg तक हो सकता है, 3.5 से 4 तक हो सकता है। तो ये जो है हमने देख लिया, और अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों से ही रिलेटेड एक चीज और, जो आप अगर आपके बच्चे होंगे तो आप इजीली उसको समझ जाएंगे। पहला है इन्फेंटोमीटर, दूसरा है स्टैडियोमीटर। इन्फेंट से आप समझ ही रहे, इन्फेंट यानी छोटा बच्चा, शिशु जो होता है। तो ये क्या होता है? बच्चे की लंबाई जो है, बच्चे का जो वजन है, बच्चे का वजन, लंबाई नहीं, बच्चे का जो वजन है वो लेटी अवस्था में किया जाता है। वजन जो लेटी अवस्था में, और इसमें स्टैडियो यानी स्टैंडिंग पोजीशन। तो इसमें क्या होता है? खड़ी अवस्था में वजन नापना। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या मतलब है, और ये भी पूछा जा सकता है कि इन्फेंटोमीटर से कितनी एज के बच्चे का जो है भार जो है नापा जाता है। तो आपको पता ही है, छोटे जो शिशुअवस्था होती है उसमें बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, तो उस अवस्था में क्या होता है? बच्चे को लिटा के उसका वजन किया जाता है। और ये जो है लगभग बच्चा जो एक से 1.5 साल में अच्छे से खड़ा होने लग जाता है। तो उस समय से लेके 16-17 जितना भी एज है, उतना बच्चा जो है इजीली खड़े होकर अब उसका वेट जो है नापा जाए। शॉट ले लिया होगा, 2-3 बातें और बतानी है, उसके बाद में क्लास को खत्म करेंगे, और बाकी की टर्मिनोलॉजी जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अभी समय है तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारे नोट्स भी अच्छे से बन जाए और हम उसे अच्छे से रिवाइज कर लें। तो हमने इन्फेंटो स्टेडियोमीटर देख लिया, अब है फ्रेजाइल सिंड्रोम और गुणसूत्रीय विकास।
फ्रेजाइल सिंड्रोम, फ्रेजाइल सिंड्रोम और XXY सिंड्रोम। फ्रेजाइल सिंड्रोम में क्या होता है, फ्रेजाइल में आप एक बार पहले इसका बता दें फिर आपको इसका बताते हैं। फ्रेजाइल सिंड्रोम, फ्रेजाइल सिंड्रोम में आपको पता है बच्चे के अंदर गुणसूत्र कितने होने चाहिए, 23 होने चाहिए। अगर बच्चे के अंदर 23 गुणसूत्रों से कम गुणसूत्र है तो उनमें क्या होगा, जो बॉयज होंगे उनमें क्या होगा, जब वो टीन एज में आएंगे तो उनमें टीन एज में बॉयज के अंदर, बॉयज में टीन एज में दाढ़ी मूछ न आना, दाढ़ी मूछ ना आना, आवाज का भारी ना होना। इसके अलावा गर्ल्स जो है उनमें जो है अगर ऐसा है तो फिर उनके अंदर जो जननांग हैं वो अच्छे से विकसित नहीं होंगे। जो किशोरावस्था की जितनी भी चीज़ें होती है, लड़कियों में आवाज़ का पतला होना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये क्या होता है, फ्रेजाइल सिंड्रोम। यानी 23 यानी आपने अगर पिछली क्लास नहीं तो देखी नहीं है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने इसको एकदम अच्छे से समझाया था कि 46 गुणसूत्र क्या होते हैं, कैसे कैसे बच्चे के अंदर आते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब है आपका XXY सिंड्रोम। XXY का मतलब होता है, ये हमें पता है क्या होता है, या तो डबल हो सकते हैं X या फिर XXXY, इस तरह से हो सकता है। पर अगर XXY है तो जो भी जन्म लेता है, बच्चा जो भी जन्म लेता है वो क्या होता है, हिजड़ा, मतलब ना तो वो गर्ल होगा ना बॉय होगा। जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं वो, उनका जो है इसमें जन्म होता है ट्रांसजेंडर तो ये है आज की क्लास। और आज जो है हमने कई सारी जो है टर्मिनोलॉजी जान ली है। कुछ जो है टर्मिनोलॉजी हमारी थोड़ी बहुत जो है वो बची हुई है और वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का काम आपका ये है कि आप ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है एक बार ज़रूर रीड कर लें, और रीड करने के बाद में आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद, तो इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।